इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा पहला चैप्टर। इस चैप्टर में हमारे 4 मेन टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए अब इन चार टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economic problems at level of an economy as a whole। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं वैसे ये एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, जो हमारी कंट्री की एक कंट्री के इकोनॉमिक की जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, ये जैसे कि इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में क्या सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या हमारे कंट्री की इकोनॉमी में मंदी तो नहीं चल रही, हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है। हमारे कंट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है, हमारे कंट्री में कितना फिजिकल डेफिसिट आ रहा है, इन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी की ब्रांच को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी हमारे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसमें 4 या 5 बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1 है मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट एन लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल के पास कितने रिसोर्सेज हैं कि वो उन रिसोर्सेज को इतनी एफिशिएंटली यूटिलाइज करे कि उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो। इसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के जो है सेटिस्फैक्शन को देखते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हम पिछली स्लाइड में देखे हैं, पूरी कंट्री में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक सिंगल कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है या एक सिंगल प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहा है, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर को कितने गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए और एक सिंगल प्रोड्यूसर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पूरी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की हम डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं और इसमें पूरे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि जितने टोटल कंज्यूमर्स और टोटल प्रोड्यूसर्स कितना गुड बना रहे हैं और कितना सप्लाई कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एजेंट्स, यानी कि ऐसे लोग जो डिसीजंस लेते हैं उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल एजेंट्स लेते हैं, यानी कि जिस प्रोड्यूसर की फैक्ट्री है वही प्रोड्यूसर अपने फैक्ट्री के बारे में सारे डिसीजंस लेगा और जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वो अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेगा और इनका फोकस हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई सिंगल बंदा कभी डिसीजन नहीं लेता, हमेशा एक बॉडी होती है जिसमें काफी सारे मेंबर्स मिलके एक कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि आरबीआई, सेबी और ट्राई। जो हमारे टेलीकॉम सर्विसेज को मॉनिटर करता है। आरबीआई जो हमारे
बैंकिंग सिस्टम है उसको मॉनिटर करता है, और सेबी हमारे स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करता है। तो अब हम आगे और डिफरेंसेस देखते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितना एग्रीगेट हो रहा है। एग्रीगेशन मतलब सम, कि कितना सम अप किया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम एक ही कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करते हैं, तो यानी जो उनका सम है वो बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम सभी प्रोड्यूसर्स और सभी कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो यानी कि जो एग्रीगेशन की डिग्री है वो भी काफी ज्यादा होती है। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी कंसेप्ट्स हैं हमें उन्हें कांस्टेंट मानना पड़ता है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो वैलिड है, लेकिन जब हम उन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाते हैं। तो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट्स को हम कांस्टेंट मान लेंगे या मान लेंगे कि वो है ही नहीं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उन सबको कांस्टेंट मान लेंगे। यानी कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो मैक्रो हमारे लिए कांस्टेंट है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जब हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल इशू, कि मेन इशू क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मेन प्रॉब्लम, यानी कि एक सिंगल प्रोड्यूसर्स के पास कितने रिसोर्सेज हैं कि वो उन्हें इतनी एफिशिएंटली यूटिलाइज करे अपनी फैक्ट्री में, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, हमें अपने रिसोर्सेज को एक इस तरह से यूटिलाइज करना होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरी कंट्री में देखना पड़ता है कि हमारा ओवरऑल आउटपुट कितना हो रहा है, कि पूरे कंट्रीज में ये कंज्यूमर हैं और ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये कितनी डिमांड कर रहे हैं और ये कितनी सप्लाई कर रहे हैं। ओवरऑल जब हमारे यहाँ पे प्राइस तक होगा, यानी ओवरऑल जितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें ये डिटरमाइन करना होता है, और एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसकी बेसिस पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट था हमारा मीनिंग, सेकंड था कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स, थर्ड था हमारा इकोनॉमिक एजेंट्स, फोर्थ था हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, फिफ्थ डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, एंड सेवंथ सेंट्रल इशू। एक ही छोटा सा पॉइंट है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसमें क्या होता है, कुछ कंसेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बिल्कुल लॉजिकल होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल इलॉजिकल हो जाते हैं। जैसे कि आपने सबने अपने घर में देखा होगा, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए, सेविंग्स भी करनी चाहिए ताकि अगर मान लो फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम हो तो उन सेविंग्स की हेल्प से हम उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। तो यानी कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स सेविंग इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, हमें बहुत ज्यादा सेव करना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे जब हम देखेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल गलत है, सेविंग्स को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन एक्सपेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा किसी और की इनकम बन जाता है। तो जितना ज्यादा हम खर्चा करेंगे उतना ज्यादा इनकम जनरेशन हमारी कंट्री में होएगा और हमारी जीडीपी बड़ी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कुछ कंसेप्ट इधर लॉजिकल है वो इधर इलॉजिकल है, और जो इधर लॉजिकल है वो इधर इलॉजिकल है। इसलिए हमारा ये वाला पॉइंट भी वैलिड होता है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। इस टॉपिक को याद करने के लिए आपको बस अपने सिलेबस के चैप्टर्स के नाम याद कर लेने हैं और आपका ये 6-7 पॉइंट कवर हो जाएंगे। और ये कभी कभी 4 या 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हों एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखते हैं और हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक नेशन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम जो थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में क्यों बढ़ रहा है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। हमारी कंट्री में कितना मनी सर्कुलेशन हो रहा है और हमारी कंट्री का कितना एंटायर बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सभी चीजें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री हमारे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम स्टेट पर रखने के लिए जो पॉलिसीज वगैरह लाती है उसे हम रोल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और ये गवर्नमेंट का रोल भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम सुनते ही होंगे कि $1 कभी 70 रुपए के बराबर हो गया, कभी 75 रुपए के बराबर हो गया। तो ये सारी चीजें भी कि हमारी कंट्री करेंसी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के जो रिलेशंस होते हैं उसे भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं और इसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। यानी कि हम $1 के बदले में कितना रुपया परचेज कर सकते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे कंट्री में कितना इंपोर्ट किया गया और हमने दूसरी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट किया गया, ये सारी चीजें भी जो हमारी बाहर की कंट्री से रिलेशंस होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यानी कि हमें एक कंट्री से तो कितना फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, यानी हमें एक कंट्री से कितना पैसा मिलेगा जो हमने एक्सपोर्ट किया होगा और एक कंट्री को हमें कितना पैसा देना होगा जो हमने इंपोर्ट किया होगा। ये दोनों पॉइंट भी इसी को दर्शाते हैं। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे 6 पॉइंट है। फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। सेकंड थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। थर्ड थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। फोर्थ रोल ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ फॉरेन एक्सचेंज रेट और सिक्स्थ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर हमारा थर्ड टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। तो अब हम फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चल जाता है कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की क्या स्टेटस है, कि उसमें कितनी नेशनल इनकम है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी है, गवर्नमेंट बजट कैसा आया है इस बार। ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं और इससे हमारे इकोनॉमी के ओवरऑल स्टेटस के बारे में पता चलता है। सेकंड पॉइंट है रोड मैप टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के बाद उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस भी निकाले जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक रोड मैप दे देता है कि हम कंट्री की ग्रोथ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। ये भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है। नेक्स्ट स्टेप है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी कंट्री में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ये काम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो डिफ्लेशन चल रहा है तो भी कोई पॉलिसी फॉर्म होगी और अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो भी पॉलिसी फॉर्म होगी और हमारे कंट्री में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बीओपी स्टेटस। जो भी हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के बाहर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक्सपोर्ट के लिए और ये इंपोर्ट के लिए, इसका स्टेटस भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है। यानी कि जितना हमें वो बाहर से पेमेंट करनी है और बाहर से पेमेंट मिलनी है, ये सब भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है।
फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, कि हमारे कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है और कितनी पॉवर्टी है। ये सब चीजें भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक से ही पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर लेते हैं कि हमारे कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए दो तरह की पॉलिसी बनाई जाती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो हमारी गवर्नमेंट बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, ताकि जो प्रॉब्लम्स अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करी है उनको टैकल किया जा सके और उनको सॉल्व किया जा सके। इस चीज के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये थी 6 पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ये हमारे इकोनॉमी के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है, हमें ग्रोथ का रोड मैप प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करती है, बाहर की कंट्री से हमारा क्या रिलेशन है वो भी हमें बताती है, हमारे कंट्री के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ना ही हमें सिर्फ बताती है लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, और हमें हमारे कंट्री के आगे पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे उसके बाद ही उसकी पॉलिसी फॉर्म करेंगे, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सब समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। नमस्कार और धन्यवाद।